Hi folks, so welcome back. So in this video, I'm going to cover a company from the small finance bank, that is Ujjivan Small Finance Bank. So already we have looked at result of AU Small Finance Bank का जो रिजल्ट देख लिया उनका भी अभी ग्रेजुअली ग्रोथ चालू हुआ है। उनका मतलब माइक्रो फाइनेंस स्पेस में उतना कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं था क्योंकि उनका लोन बुक का साइज़ अराउंड 1,30,000 20,000 करोड़ के आसपास है और उसका खाली 5-10% के आसपास ही है एक्सपोजर टू द माइक्रो फाइनेंस स्पेस, तो उतना उनको प्रॉब्लम हुआ नहीं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको हुआ है? कंपनीज लाइक सूर्योदय, उत्कर्ष, उज्जीवन को हुआ है, जिसका मेजॉरिटी अराउंड 45-50% के आसपास का जो लोन बुक है दैट वाज इन देयर माइक्रो फाइनेंस वाला सेगमेंट। तो ये लास्ट एक साल से जो प्रॉब्लम चालू है, बट अभी ग्रेजुअली फ्रॉम लास्ट 3 to 4 months 6 months इम्प्रूवमेंट आना चालू है इन द माइक्रो फाइनेंस स्पेस। तो आप माइक्रो फाइनेंस NBFCs को भी देखो, कंपनीज लाइक क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण हो गया, सेटिन क्रेडिट केयर हो गया, फ्यूजन फाइनेंस हो गया, फ्यूजन एंड स्पंदना स्फूर्ति का तो मतलब बहुत ख़राब इम्पैक्ट हुआ है उनको, अभी भी इम्पैक्ट तो है ही। अरमान फाइनेंशियल्स हो गया, मुथूट माइक्रो फाइनेंस, ये सब का भी अभी आप नंबर्स देखो तो दे आर ऑल टेलिंग कि भाई हमें इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, इन देयर कलेक्शन एफिशिएंसी इंप्रूव हो रहा है, उनका एसेट क्वालिटी स्टेबलाइज हो रहा है, डिटीरियोरेट जो इतना हुआ था वो अभी कम हो रहा है, क्रेडिट कॉस्ट सबका पीक आउट हो गया है एंड नाउ दे आर ऑल टेलिंग कि भाई हमारा आगे जाके ग्रोथ आ जाएगा। तो ये बेसिकली मैंने आपको बता दिया कि पूरे ये माइक्रो फाइनेंस स्पेस में अभी तक क्या हुआ था। एंड अभी जो स्टार्टिंग में अभी जो 2-3 कंपनीज फ्रॉम द NBFC स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसका माइक्रो फाइनेंस में ज़्यादा एक्सपोजर है, उसका जो रिजल्ट है तो वी विल बी डिस्कसिंग दैट। तो उज्जीवन का एक ऑलरेडी आ गया है, जना का भी आया है रिजल्ट, जना का भी इम्प्रूवमेंट तो आया ही है इन देयर एवरीथिंग इन देयर माइक्रो फाइनेंस डिवीजन। वहाँ पे जो डी ग्रोथ हो रहा था वो अभी कम हो रहा है, डी ग्रोथ, एंड वो अभी स्टेबलाइज होकर दे आर टेलिंग कि ये साल आगे जाके ये डी ग्रोथ तो नहीं होगा बट ग्रोथ का थोड़ा मुश्किल है, ग्रोथ तो एटलीस्ट डी ग्रोथ तो कम हो गया एंड क्रेडिट कॉस्ट भी कम हो रहा है। तो अभी उज्जीवन का देखूँ तो 26 स्टेट्स में प्रेजेंट है एंड दे हैव अराउंड 766 बैंकिंग आउटलेट्स, ठीक है, तो ब्रांचेज ATM जो भी है, तो मतलब फेयरली डाइवर्सिफाइड बुक है अक्रॉस ऑल द जोग्राफीज इन इंडिया। एंड इनका लोन बुक का साइज़ कितना है? देयर लोन बुक साइज इज अराउंड 35,000 करोड़ एंड उनका ग्रोथ कितना है? जस्ट 14% YoY। तो 14% थोड़ा बुरा लगेगा बट पहले कितना ग्रोथ आ रहा था उनका सब मतलब विदाउट बिफोर द माइक्रो फाइनेंस इशू दे यूजुअली ग्रो एट अराउंड 20-25%, बट अभी जो माइक्रो फाइनेंस पे प्रॉब्लम हुआ इसलिए सबका ग्रोथ स्लो होकर डी ग्रोथ आने लगा था, 2-3-5% का ग्रोथ आ रहा था। अभी लास्ट क्वार्टर उनका सिमिलर ही ग्रोथ था, तो दे आर टेलिंग कि FY26 में दे वांट टू ग्रो बाय अराउंड 20%। तो अभी ये क्वार्टर में तो 14% हुआ है, लास्ट क्वार्टर में भी इतना ही हुआ था, अराउंड 12-14% के आसपास ही ग्रोथ आया था। तो नेक्स्ट H2 ऑफ FY26 मतलब Q3 एंड Q4 में ऑल आर टेलिंग कि हमारा ग्रोथ अच्छा होएगा एंड हमारा प्रॉफिटेबिलिटी भी इम्प्रूव होगा कंपेयर टू लास्ट ईयर, क्योंकि लास्ट ईयर का बेस भी ख़राब था क्योंकि Q1 Q2 के आसपास से प्रॉब्लम्स एस्केलेट हुए, मतलब और ख़राब हो गए थे। तो ये हो गया उनका AUM ग्रोथ का बात। डिसबर्समेंट में भी उनका बहुत ही अच्छा ग्रोथ है, तो दे ग्रो 48% ऑन द डिसबर्समेंट साइज स्पेसिफिकली। तो सिक्योर्ड वाला बुक में ज़्यादा ग्रोथ आ रहा है। अभी क्या कर रहे हैं कंपनीज, जो भी इनका जो 2 बुक है, ठीक है, एक सिक्योर्ड वाला सेगमेंट है एंड अनसिक्योर्ड में आ गया आपका माइक्रो फाइनेंस वाला। तो लास्ट ईयर Q2 ऑफ FY25 में उनका लोन बुक में से सिक्योर्ड वाला सेगमेंट वॉज जस्ट 25% सिक्योर्ड था, 75% वॉज अनसिक्योर्ड। अभी ग्रेजुअली अभी अनसिक्योर्ड वाले में प्रॉब्लम हुआ तो क्या किया कंपनीज ने, ऑल द स्मॉल फाइनेंस बैंक्स दे शिफ्टेड देयर बुक फ्रॉम अनसिक्योर्ड टू सिक्योर्ड। मतलब अभी अनसिक्योर्ड में तो मतलब प्रॉब्लम था तो उन्होंने बोला ग्रोथ चाहिए तो हम सिक्योर्ड वाले में ज़्यादा सेगमेंट में ज़्यादा एक्सपांड कर रहे हैं। तो कौन से सेगमेंट हो गए सिक्योर्ड में? होम लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो गया, सिक्योर्ड MSME लोन हो गए आपका, ये सब सेगमेंट में कमर्शियल व्हीकल, 2-व्हीलर लोन्स, ऑटो लोन्स, गोल्ड लोन, ये सब सेगमेंट में उन्होंने बहुत ही मतलब अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस स्पेसिफिकली देखूँ तो वहाँ पे बहुत एक्सपांड किया है। तो अभी आते आते Q2 FY26 में 47% बुक सिक्योर्ड हो गया एंड रिमेनिंग 53% अनसिक्योर्ड है। तो कंपनी क्या बोल रहा है, उनका जो सिक्योर्ड वाला बुक है दिस ईयर FY26 में इट विल ग्रो नॉर्थ ऑफ 35%। तो मतलब सिक्योर्ड वाले बुक में बहुत ही अच्छा ग्रोथ आ रहा है एंड दिस क्वार्टर सिक्योर्ड बुक ग्रो बाय 53%। ओवरऑल ग्रोथ 14% था बट क्योंकि उनका जो अनसिक्योर्ड वाला डिवीजन है दैट डी ग्रो दिस टाइम एज वेल, तो सिक्योर्ड वाला बुक में 53% के आसपास ग्रोथ है, इसलिए उनका ओवरऑल ग्रोथ अगर आप देखो
तो बिकॉज डिस्पाइट ऑफ द अनसिक्योर्ड बुक डी ग्रोइंग, उनका 14% के आसपास का लोन बुक में ग्रोथ है। तो सबका भी प्रॉब्लम क्या हो रहा है, उनका मार्जिन कंप्रेस हो रहा है। क्यों? क्योंकि अनसिक्योर्ड बुक में यू आर चार्जिंग कस्टमर्स अराउंड 18-20-25% के आसपास का आपका यील्ड है। यील्ड इज बेसिकली जो रेट पे आप कस्टमर को चार्ज करते हो, जो रेट पे यू लेंड टू द कस्टमर्स। तो अनसिक्योर्ड में ऑफकोर्स मतलब अनसिक्योर्ड है इसलिए यू कैन चार्ज बेटर रेट, बट अभी सिक्योर्ड अगर उसने गोल्ड के अगेंस्ट लोन ले रहा है, कोई घर के अगेंस्ट लोन ले, तो यू कैन नॉट चार्ज 25-30%, राइट। तो आपको कम चार्ज करना पड़ेगा, तो यू चार्ज 14-13-12%। तो इसलिए सबका मार्जिन में कंप्रेशन हो रहा है, क्योंकि उनका कॉस्ट ऑफ बोरिंग मतलब जो रेट से वो लैंड डिपॉजिट उठा रहा है, ठीक है, उनका डिपॉजिट में भी ग्रोथ देखो तो इट वाज अराउंड 15%। कासा रेशियो उनका 27-28% के आसपास, दैट इज गुड, दैट इज स्ट्रॉन्ग। तो कॉस्ट ऑफ फंड उतना कम नहीं हुआ डिस्पाइट ऑफ जो आरबीआई ने रेट कट किया, बट एज दे आर शिफ्टिंग मोर टू द सिक्योर वाले सेगमेंट में उनका यील्ड बहुत कम हो गया। तो अराउंड पहले जो 19-20% का आसपास का उनका ब्लेंडेड यील्ड था वो कम होकर अराउंड 17.5 आ गया, बट कॉस्ट ऑफ फंड जो थे वो उतने रेट से कम नहीं हुआ। तो लास्ट क्वार्टर इट वो 7.6, अभी अराउंड 7.3 के आसपास है कॉस्ट ऑफ फंड। वो कम हुआ क्योंकि आरबीआई जो रेट कट्स कर रहे हैं इसलिए उनको थोड़ा ऑफकोर्स बेनिफिट आ रहा है इन देयर बोरोइंग साइड एज वेल। तो इसलिए उनका अभी निम्स देखो तो आप कंप्रेस हो रहे हैं, 9% के आसपास थे लास्ट क्वार्टर, इट हैज़ नाउ कंप्रेस टू अराउंड 7.9%। 9.2 था लास्ट क्वार्टर, अभी 7.9 हो गया। तो मतलब बहुत ही शार्प कंप्रेशन इन दर निम्स। अभी कंपनी ने बोला है कि अभी ये जो निम्स है इट विल स्टेबलाइज फ्रॉम ईयर ऑन फॉर FY26। एंड इसलिए ना मतलब ये स्मॉल फाइनेंस बैंक में मुझे एक ही प्रॉब्लम लग रहा है कि सब स्मॉल फाइनेंस बैंक में कि मार्जिन उनके कंप्रेस हो रहे हैं। ग्रोथ तो ठीक ठाक आ रहा है, ठीक है, ग्रोथ तो आ जाएगा क्योंकि इनका सिक्योर्ड वाले बुक में सब शिफ्ट कर रहे हैं, इसलिए ग्रोथ आ जाएगा ये साल। बट माइक्रो फाइनेंस NBFC जो है, ठीक है, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट क्रेडिट एक्सिस, ग्रामीण, अरमान, मुथूट माइक्रो फाइनेंस, सेटिन क्रेडिट केयर, उनके पास उतना सिक्योर्ड वाला सेगमेंट नहीं है, ठीक है। दे आर प्योर मतलब 80-90-95% उनका जो बुक है वो पूरा उनका माइक्रो फाइनेंस वाले सेगमेंट में ही है। तो इसलिए वहाँ पे मार्जिन तो स्टेबल है, ठीक है, मार्जिन में तो कोई कंप्रेशन आया नहीं क्योंकि उनके पास तो एक ही प्रोडक्ट है, वो वहाँ पे लेंडिंग कर रहे हैं। उन्होंने कोई इतना डाइवर्सिफाई किया नहीं, किया है थोड़े ना, बट उतना कुछ मेजोरिटी डाइवर्सिफाई किया नहीं है। तो इसलिए वहाँ पे मार्जिन कंप्रेशन तो आ नहीं रहा है, बट वहाँ पे ग्रोथ में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो एक जगह आपको मिल रहा है ग्रोथ विथ डिटीरियोरेटिंग मतलब कंप्रेसिंग मार्जिन, एंड दूसरे जगह यू आर गेटिंग अ कंपनीज विथ स्टेबल मार्जिन बट ग्रोथ उतना आया नहीं। बट आगे जाके माइक्रो फाइनेंस NBFCs में गोइंग एड मतलब आफ्टर FY26 जब ये सिचुएशन स्टेबलाइज होता है वहाँ पे देयर इज मच बेटर ग्रोथ कंपेयर टू स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो इफ़ यू वांट टू प्ले द साइकिल एज वेल फॉर द माइक्रो फाइनेंस स्पेस, जो ऑलरेडी मतलब वी आर डिस्कसिंग फ्रॉम लास्ट 6 क्वार्टर से हम डिस्कस कर रहे हैं, तो वहाँ पे आई थिंक माइक्रो फाइनेंस NBFCs आर मच बेटरली प्लेस कंपेयर टू स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो नॉट अ रिकमेंडेशन, ठीक है, यू हैव टू डू योर ओन एनालिसिस एज वेल। तो अभी इनका पैट में भी देखो तो YOY देखोगे तो डिग्रोथ ही आएगा। पैट में डिग्रोथ आया 48%, बट क्वार्टर एंड क्वार्टर देखो तो 18% क्वार्टर एंड क्वार्टर जंप आया इन द प्रॉफिटेबिलिटी। तो क्वार्टर एंड क्वार्टर इट इज़ अ बेटर टू लुक एट क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस, क्योंकि अभी जब ये साइकिल टर्न हो रहा है तो आप सबका कलेक्शन एफिशिएंसी एंड सब भी बढ़ रहा है। तो इनका लास्ट क्वार्टर कलेक्शन एफिशिएंसी वॉज अराउंड 96.4%, अभी वो अराउंड 97.2% हो गया है। कलेक्शन एफिशिएंसी क्या होता है बेसिकली, अगर आपने इफ़ यू हैव अगर आप एक बैंक चला रहे हो एंड इफ़ यू थिंक कि भाई ये महीना मुझे कैलकुलेशन करके आपको लग रहा है कि मुझे 100 रुपये कलेक्ट करना है ओवरऑल ऑल द कस्टमर्स से मिला के मेरे को 100 रुपीज़ आना चाहिए, आपको आया 97 रुपीज़, ठीक है, तो 3 रुपये आपको मिला नहीं, कोई कस्टमर ने लेट हो गया, कोई पे नहीं किया टाइम पे, तो 97% इज़ द कलेक्शन एफिशिएंसी फॉर दैट मंथ। तो ये हो गया कलेक्शन एफिशिएंसी। तो आपको डायरेक्शन देखना है, मेनली तो वही है। AUM मिक्स अगर आप देखो इनका तो मेजॉरिटी इनका ग्रुप लोन जो जॉइंट लेंडिंग ग्रुप जो माइक्रो फाइनेंस वाला सेगमेंट है, एंड इंडिविजुअल लोन्स, ठीक है, वो भी ग्रेजुएटेड कस्टमर मतलब जो जिसने 1-2 साल अच्छा किया है इन द माइक्रो फाइनेंस स्पेस, तो उसको एक पर्सनल लोन जैसा भी दे सकते हैं। तो 38% जो AUM आता है दैट कम्स फ्रॉम ग्रुप लोन्स, 16% इंडिविजुअल, ये पूरा हो गया उनका अनसिक्योर्ड। टोटल 53% के आसपास उनका अनसिक्योर्ड हो गया, 54%। दूसरा जो सिक्योर्ड में आ गया उनका हाउसिंग वाला सेगमेंट, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, दैट इज़ अराउंड 22%। फिर माइक्रो मॉर्गेज लोन, माइक्रो लैब जो बोलते हैं, ठीक है, 2-3-4 लाख का एवरेज टिकट साइज होता है, एंड यू कैन लेंड टू द कस्टमर एट अराउंड 17-18%, मतलब सिक्योर्ड भी है एंड यू आर गेटिंग 18-19% का यील्ड भी मिल रहा है। तो ये स्पेसिफिकली देखो Tier 2, 3, 4, 5 सिटीज़ में ज़्यादा होता है।
तो माइक्रो मॉर्गेजेस हो गया 3%, फिर हो गया आपका MSME लोन दैट इज अराउंड 7%, व्हीकल लोन 2%, गोल्ड लोन, एग्री बैंकिंग, एग्री लोन्स हो गया, ये सब जो रिमेनिंग 3-4% अदर्स वाला सेगमेंट है। तो मेजरली सिक्योर्ड में होम लोन, माइक्रो मॉर्गेजेस एंड MSME वाला सेगमेंट है। फिर ये दूसरे इंस्टीट्यूशन को भी लेंडिंग करते हैं, फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ग्रुप्स को भी लेंडिंग करते हैं, वहाँ पे भी अराउंड उनको 7-8% का EVM आता है, वहाँ से भी दूसरे NBFC दूसरे बैंक्स को भी लेंडिंग करके। अभी इनका एसेट क्वालिटी अगर देखो तो GNPA वो स्टेबल 2.5 था लास्ट क्वार्टर, ये क्वार्टर भी 2.5 है। NNPA में थोड़ा डिटेरियोरेशन है बट इट इज़ मोर मतलब देखो तो अभी स्टेबलाइज हो गया, 0.7 था लास्ट क्वार्टर, 0.6 था। एंड उनका ROE एंड ROE नंबर्स आर ऑल्सो इम्प्रूविंग, तो दैट टेल्स कि भाई आपका ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी इम्प्रूव हो रहा है। तो लास्ट क्वार्टर ROE 0.8 था, अभी वो 1% के आसपास है। ROE लास्ट क्वार्टर 6.7 था, दिस क्वार्टर 7.7 है। कंपनी का गाइडेंस क्या है? कंपनी का मेजर अगर आप गाइडेंस देखो तो दे वांट टू ग्रो देयर लोन बुक बाय अराउंड 20%, डिपॉजिट साइड में भी लायबिलिटी साइड में भी उनका ग्रोथ आएगा अराउंड 20%। कासा रेशो बोल रहा है दिस ईयर इट वुड बी अराउंड 27% के आसपास। एंड ROA नंबर जो है, जो अभी 1% हुआ है, दे वांट टू रीच अराउंड ROA ऑफ अराउंड 1.2 to 1.4% एंड ROE ऑफ अराउंड 10 to 12% फॉर FY26। क्रेडिट कॉस्ट अगर उनका देखो, क्रेडिट कॉस्ट बेसिकली क्या होता है? प्रोविजंस जो आपको करना पड़ता है। प्रोविजंस क्या होता है? बेसिकली आपको थोड़ा पैसा थोड़ा साइड पे रखना पड़ता है। अगर आपने किसी को भी लोन दिया, ठीक है, जो भी टाइप का कस्टमर है, अगर कोई कस्टमर जिसका अनसिक्योर्ड है तो आपको ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ता है पहले दिन ही। तो बेसिकली अगर उसने एक EMI मिस कर दिया तो उसके लिए आपको थोड़ा पैसा पहले से साइड रखना पड़ता है। तो समझ लो कि प्रोविजंस इज़ बेसिकली यूज टू सेफगार्ड कि भाई आपका जो आगे जाके जो आपने लैंड किया कस्टमर को, अगर वो भाग जाएगा तो आपने उसके लिए पहले से प्रोवाइड करके रखा है, जो भी अमाउंट होगा, 10 रुपया फॉर एवरी 100 रुपीज़ यू लैंड, जो भी होगा वेरियस। तो इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड दीज टर्म्स इन डिटेल्स लाइक प्रोविजंस, क्रेडिट कॉस्ट, GNPA, NNPA, AUM, डिसबर्समेंट, ये सब जो आपको समझना है, पूरा लेंडिंग स्पेस अगर समझना है टू एनालाइज एनी कंपनी फ्रॉम द बैंकिंग, नॉन बैंकिंग मतलब NBFC, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स ले लो, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ले लो, माइक्रो फाइनेंस NBFC, MSME लेंडर्स, तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ लेंडर्स आउट देयर, ठीक है। तो बड़े कंपनीज लाइक बजाज फाइनेंस, चोला फाइनेंस, टू द स्मॉलेस्ट कंपनीज लाइक ये हो गया उज्जीवन हो गया, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सब जो मतलब स्टार हाउसिंग, ये सब जो मतलब वेरी सब 500 करोड़ का EUM का साइज कंपनीज है, सबके लिए वी हैव टू लुक एट सम फ्यू मेट्रिक्स जो हमें देखना है। आपको पूरा मैंने एक कोर्स बनाया स्पेसिफिकली, तो उसका लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आपको पूरा लेंडिंग स्पेस समझ आ जाएगा। एंड आपको कोई CA का डिग्री नहीं चाहिए, कोई CFA का नहीं डिग्री चाहिए, कोई MBA का डिग्री नहीं चाहिए। आपको पूरा फ्रॉम बिगिनर लेवल टू एडवांस लेवल आपको पूरा समझ आ जाएगा। एंड एक चेकलिस्ट भी है, क्या देखना है, कॉल कैसे पढ़ना है, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन कैसे देखना है। आई हैव कवर्ड ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन डिटेल, तो डू चेक आउट दैट इन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। दूसरा अगर देखो तो इनका पार रेशो, ठीक है, पार होता है आपका पोर्टफोलियो एट रिस्क। तो पोर्टफोलियो एट रिस्क बेसिकली टेल्स जो कस्टमर टाइम पे लोन पे नहीं कर रहे, वो परसेंटेज ऑफ दैट अमाउंट कितना है। तो डायरेक्शन देखना है यहाँ पे भी। तो लास्ट क्वार्टर वो 4.81% ऑफ द लोन्स जो थे वो लेट हो गए थे। दिस क्वार्टर वो है 4.45, तो मतलब कस्टमर्स अभी टाइम पे करने लगे, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड। उनका एक्स बकेट कलेक्शन एफिशिएंसी अगर आप देखो, एक्स बकेट कलेक्शन एफिशिएंसी क्या होता है? जो कस्टमर्स टाइम पे कर रहे थे वहाँ पे क्या बोल सकते हैं, क्या एफिशिएंसी है। बेसिकली देखो, एक होता है ओवरऑल कलेक्शन एफिशिएंसी, मतलब अगर कोई कस्टमर ने पहले के EMI अगर मिस कर दिया, ठीक है, एंड उसने थोड़ा ही अमाउंट पे किया था, तो वो नेक्स्ट मंथ उसने वो डिलेड अमाउंट वाला भी पे कर दिया जो ओवर ड्यू होएगा। तो एक्स बकेट कलेक्शन एफिशिएंसी जो अच्छे कस्टमर है, मतलब जो करेक्टली एकदम टाइम पे उनके EMIs पे कर रहे हैं, वहाँ पे क्या है द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, मतलब वहाँ पे क्या कस्टमर्स का कैसे एफिशिएंसी। तो अगर इफ़ देर आर गुड कस्टमर्स, अगर सब अच्छे कस्टमर्स है, उसमें से अगर लास्ट क्वार्टर अगर मुझे 100 रुपया कलेक्ट करना था, उसमें से 99.46 ही कलेक्ट कर पाया। दिस क्वार्टर आई एम एबल टू कलेक्ट 99.5 रुपीज़। तो आप देखो इम्प्रूवमेंट आ रहा है वहाँ पे भी। तो कलेक्शन एफिशिएंसी इंप्रूव हो रहा है, डिसबर्समेंट में ग्रोथ आ रहा है। क्रेडिट कॉस्ट उनका जो उन्होंने बोला था इट वुड बी, इनका क्रेडिट कॉस्ट था अराउंड 2.6% के आसपास था। वो बोल रहे हैं आगे जाके इट वुड कम डाउन। एंड H1 में स्पेसिफिकली देखो तो क्रेडिट कॉस्ट जो 2.7% था वो उसके नीचे आएगा इन स्पेसिफिकली Q3 एंड Q4।
तो क्वार्टर 1 तक तो अराउंड 2.7 2.8% था, वो आगे जाके कम हो रहा है, तो क्रेडिट कॉस्ट भी कम हो रहा है। दूसरा उन्होंने बोला कि उन्होंने दे एडेड अराउंड 14 ब्रांचेस इन H1, मतलब क्वार्टर 1 प्लस क्वार्टर 2, वो बोल रहे हैं और 11 ब्रांचेज हम ऐड करने वाले हैं इन क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4, टोटल 25 ब्रांचेज इन FY26। एंड कॉस्ट ऑफ फंड भी बोल रहा है आगे जाके कम हो सकता है, क्योंकि वो RBI का जो रेट कट हुआ था इसलिए थोड़ा बेनिफिट उनको आगे जाके मिल सकता है, तो इसलिए निम स्टेबल हो रहा है, कॉस्ट ऑफ फंड कम आ रहा है। तो जो उनका जो सिक्योर्ड वाला बुक बढ़ा रहा था, ठीक है, अभी तक वो निम्स कम हो रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि कम नहीं हो रहे, बट जो रेट से वो कम हो रहे थे वो थोड़ा स्लो हो जाएगा, तो दैट इज ऑल्सो गुड। एंड फुल ईयर में वो बोल रहे हैं कि अब उनका जो जॉइंट लेंडिंग ग्रुप वाला जो सेगमेंट है अनसिक्योर्ड वाला, वहाँ पे दे आर टारगेटिंग टू ग्रो बाय अराउंड 7 to 8%। जो अभी तक H1 में तो डी ग्रोथ है, ठीक है, क्वार्टर 1 प्लस क्वार्टर 2 में तो अभी तक डी ग्रोथ है, तो क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 में दे आर एक्सपेक्टिंग 15-20% का ग्रोथ, तो ये ओवरऑल ग्रोथ आपका 7-8% होगा फॉर FY26। तो वहाँ पे भी अभी ग्रेजुअली ग्रोथ आना चालू हुआ है। एंड उन्होंने भी अभी यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है, तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को लाइसेंस मिल गया फॉर बिकमिंग ए यूनिवर्सल बैंक, तो उसका भी मैंने एनालिसिस करके रखा है, तो यू कैन चेक आउट दैट इन द क्वार्टर 2 FY26 वाला जो स्मॉल फाइनेंस बैंक वाला जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे। एंड तो बैंक यूनिवर्सल बैंकिंग का लाइसेंस का मिलना इट इज़ वन ऑफ द गुड थिंग, क्योंकि आपका ब्रांड प्रेजेंस बढ़ता है, आपका कॉस्ट ऑफ फंड आके जाके कम हो सकता है, आपको प्रायोरिटी सेक्टर में कम लेंडिंग करना है, ठीक है। तो मतलब देयर आर वेरियस थिंग्स, तो ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा उसका अगर वो सब समझाने जाओ तो, बट मेनली उज्जीवन अगर देखो तो ग्रोथ ठीक ठाक है, गाइडेंस भी ठीक ठाक है। आप देखो दूसरे कंपनीज इन दिस स्पेस लाइक सूर्योदय हो गया, उनका सबसे अच्छा गाइडेंस है टू ग्रो, दे आर गाइडिंग टू ग्रो बाय अराउंड 30-35%। क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 में दे आर ग्रोन बाय अराउंड 23-24%, बट अभी आगे जाके उनका H2 में परफॉर्मेंस देखना पड़ेगा, उनका अभी तक रिजल्ट तो आया नहीं, खाली बिजनेस अपडेट जो आया था उसके हिसाब से ही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो सबका बिजनेस अपडेट तो आ गया फॉर क्वार्टर 2, तो सूर्योदय सबसे मुझे अच्छा लगता है, नो रिकमेंडेशन, क्योंकि दे आर टारगेटिंग द बेस्ट ग्रोथ, एंड अभी तक द फास्टेस्ट ग्रोथ तो उनका ही आया है इन दिस स्पेस, ठीक है। 23-24%, ऑफकोर्स वो मिस हुआ है उनका गाइडेंस, बट H2 में वो बोल रहा है दे हैव टू ग्रो बाय मोर देन 40-45% इन देयर लोन बुक का ग्रोथ, एंड रिटर्न रेशियोज भी इम्प्रूव हो रहे हैं। तो सूर्योदय होगा जो सबसे अच्छा कर रहे हैं इन दिस स्पेस। उसके बाद आता है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, दे हैव ग्रोन बाय अराउंड 17-18%, उनका गाइडेंस है टू ग्रो बाय 20-25% के आसपास का ग्रोथ का गाइडेंस है, सेकंड बेस्ट प्लेयर। उसके बाद आता है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, दैट इज गाइडिंग टू ग्रो बाय अराउंड 20% के आसपास ही। तो जना एंड उज्जीवन का अगर देखो तो दोनों का गाइडेंस सिमिलर ही है 20% के आसपास, इन डिपॉजिट साइड भी एंड उनका लाइबिलिटी एसेट साइड भी एंड डिपॉजिट वाले साइड पे भी, ठीक है। तो ये हो गया जना एंड उज्जीवन। उसके बाद आता है इक्विटास, वो बोल रहा है खाली हमारा 15% के आसपास ही ग्रोथ आएगा इन FY26। एंड द वर्स्ट प्लेयर्स आर उत्कर्ष एंड ईसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, उनका को तो कोई गाइडेंस ही नहीं है, ठीक है। तो उनको पूछा था इंदर कॉन कॉल की व्हाट विल बी देयर गाइडेंस फॉर FY26, तो कंपनी बोला हमको भी नहीं मालूम है, बट हम बोल सकते हैं कि 2-3 साल आगे, मतलब फॉर मीडियम टर्म उन्होंने बोला कि दे कैन ग्रो बाय 20% के आसपास। तो वो तो देखना पड़ेगा, अभी तक तो ऐसा कोई फिक्स नहीं, खाली उन्होंने बोल के रखा 20% के आसपास का ग्रोथ आएगा, बट जो उन्होंने पहले ही बोला था तो वो गाइडेंस एग्जीक्यूट नहीं, ऑफकोर्स मतलब सबका नहीं हुआ इसीलिए, बट सबसे वर्स्ट प्लेस अगर देखूँ तो टू प्ले दिस माइक्रो फाइनेंस साइकिल वुड बी ईसाफ एंड उत्कर्ष, क्योंकि उनका कभी भी एसेट क्वालिटी खराब हो सकता है। ईसाफ का तो स्पेसिफिकली देखूँ तो जब कोई उतना प्रॉब्लम हुआ भी नहीं था, ठीक है, इन दिस स्पेस माइक्रो फाइनेंस स्पेस में, तभी उन्होंने लॉस रिपोर्ट करना चालू कर दिया था, एंड जब सबका इंप्रूवमेंट भी आ रहा है, ठीक है, अभी भी वो लॉस ही रिपोर्ट कर रहा है। तो मतलब सबसे स्टार्ट भी उन्होंने ख़राब किया है एंड एंड भी उनका ख़राब ही हो रहा है, ठीक है। तो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपको खुद को एनालाइज करना है, एंड माय व्यूज़ आर पर्सनल, थोड़ा बायस भी हो सकता है, तो कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो ठीक है, उतना ही रखते हैं इन दिस वीडियो। थैंक यू।